आज हम अध्ययन करेंगे कोलाइडों का रक्षण। द्रव विरोधी कोलाइड बहुत ही कम स्थायी होते हैं तथा विद्युत अपघट्य की यदि हम थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो अवक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में किसी द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है तथा इसका विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से अवक्षेपण नहीं होता है। इस कार्य के लिए प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड को हम रक्षक कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं तथा उसके इस गुण को हम प्रोटेक्टिव एक्शन यानी कि रक्षण क्रिया कहते हैं। जैसे कि गोल्ड सोल में यदि थोड़ी सी मात्रा में जिलेटिन मिला देते हैं तो सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाने से उसका अवक्षेपण नहीं होगा। अब रक्षण की क्रिया को कैसे हम समझ सकते हैं? रक्षण की क्रिया को एड्जॉर्प्शन के आधार पर समझा सकते हैं। इसके अनुसार किसी द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तथा चारों ओर से घेर कर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग यानी अर्थात रक्षक परत बना लेते हैं। इस प्रकार से बना हुआ यह घेरा अवक्षेपित करने वाले आयनों को कोलाइडी कणों के पास आने से रोक देता है और जिससे कि उनका अवक्षेपण नहीं होता है। यह तो जो कण है वह है रक्षित कण है और ये जो बाहर उसकी सतह पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो क्या है? रक्षक कण है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही कोलाइड कणों में से जिसका आकार छोटा होगा वह दूसरे बड़े आकार के कणों पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। अब एक अन्य चीज है गोल्ड नंबर यानी कि स्वर्णांक। प्रत्येक रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। द्रव स्नेही कोलाइडों की रक्षण क्षमता के संबंध में जिगमांडी ने गोल्ड नंबर या स्वर्णांक संख्या का उपयोग किया जिसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। किसी द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में उसकी वह संख्या है जो 10 मिली मानक गोल्ड में 10% सोडियम क्लोराइड की 1 ml मात्रा मिलाने पर उसके अवक्षेपण को रोकने के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या अत्यंत कम होती है अतः जिलेटिन एक प्रभावशाली रक्षी कोलाइड है, जबकि स्टार्च की स्वर्ण संख्या बहुत अधिक होती है अतः स्टार्च जो है वह कम प्रभावशाली रक्षी कोलाइड है। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या यहाँ पर दी हुई है। एल्बुमिन अर्थात अंडे की स्वर्ण संख्या यहाँ पर दी हुई है। गोंद की जो है स्वर्ण संख्या यहाँ दी हुई है और स्टार्च की स्वर्ण संख्या यहाँ पर दी हुई है। इनमें से आप आसानी से देख सकते हैं कि जिलेटिन की जो है गोल्ड संख्या सबसे कम है अतः ये जो है सबसे प्रभावशाली रक्षी कोलाइड के रूप में कार्य करेगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व निम्न दो कारणों से होता है। पहला, सॉल कणों पर समान आवेश। द्रव विरोधी कोलाइड कणों पर एक समान विद्युत आवेश पाया जाता है। समान विद्युत आवेश होने के कारण यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे से दूर रहने के कारण वह जो है संयोजन नहीं कर पाते हैं, जिससे कोलाइडी अवस्था बनी रहती है। जब इन कणों के विद्युत आवेश को हम उदासीन कर देंगे तो वह एक दूसरे के निकट आकर संयुक्त होकर बड़ा कण बना लेंगे, जिससे कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और दूसरा है सॉल कणों के चारों ओर विलायक जो परत है उसकी उपस्थिति। द्रव स्नेही कोलाइड के कणों के चारों ओर विलायक अणुओं की एक परत चढ़ी रहती है। इस परत के कारण विपरीत आवेशित आयन कोलाइडी कण तक भेद नहीं पाते और वह निरावेशित नहीं हो पाता, इसीलिए वे स्थायी होते हैं। अब हमारे को जो अगली चीज पढ़नी है वह है इमल्शन। द्रव का द्रव में विलयन जो है कोलाइडी, जो यह इमल्शन कहलाता है। वह कोलाइडी तंत्र जिनमें वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम दोनों ही द्रव होंगे वह इमल्शन कहलाएंगे। इसमें एक द्रव की बूंदें दूसरे द्रव में वितरित रहती है। सामान्यतः दो द्रवों में एक जल तथा दूसरा द्रव जो जल में अमिश्रणीय होता है तेल कहलाता है। इनमें से कोई सा भी द्रव वितरित प्रावस्था हो सकता है। टाइप्स ऑफ इमल्शन। पहला जो है जल में तेल, ऑयल इन वाटर, OW इमल्शन। इस प्रकार के पायस में तेल वितरित प्रावस्था तथा जल जो है वितरण माध्यम के रूप में होता है। अर्थात जो है जल में
तेल की बूंदें वितरित रहती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो ऑयल इन वाटर यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है और ऑयल की मात्रा कम है। दूसरा है तेल में जल, उसका उदाहरण है, ऊपर वाले का उदाहरण है दूध या वेनिशिंग क्रीम। तेल में जल टाइप का जो पायस है उसको जो है इस प्रकार के पायस में जल जो है वितरित प्रावस्था तथा तेल जो है वितरण माध्यम होगा। अर्थात तेल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा बहुत थोड़ी सी, तो जल की बूंदें तेल से वितरित रहती है। और इसका उदाहरण है ग्रीस, मक्खन, कोल्ड क्रीम आदि। पायस के प्रकार की पहचान। पायसों के प्रकार की पहचान करने के लिए हम निम्न परीक्षण कर सकते हैं। पहला है तनुता परीक्षण। किसी पायस को वितरण माध्यम की कितनी भी मात्रा डालकर तनु किया जा सकता है, परंतु वितरित प्रावस्था से तनु करने पर वह पृथक सतह बना लेता है। इस प्रकार यदि पायस को जल डालकर तनु किया जा सके तो वह जल में तेल पायस होगा। इसके विपरीत यदि जल डालकर तनु करने पर यह पृथक सतह बना ले तो वह तेल में जल का पायस होगा। दूसरा है डाई टेस्ट, रंजक परीक्षण। इस परीक्षण में पायस में कोई ऐसा रंजक मिलाते हैं जो तेल में विलयशील हो। यदि ऐसा करने से पायस कलर्ड हो जाता है तो वह तेल में जल पायस होगा, और यदि पायस रंगीन न हो तो जो है वह जल में तेल का पायस होगा। अगली चीज है विस्तारण परीक्षण यानी कि स्प्रेडिंग टेस्ट। तेलीय पायस तेल की सतह पर शीघ्रता से फैलते हैं, जबकि जलीय पायस जल की सतह पर फैलते हैं। इस प्रकार सतह पर फैलने की प्रवृत्ति के आधार पर भी हम पायस के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अगला है चालकता मापन विधि। जलीय पायसों की चालकता तेलीय पायसों की चालकता से अधिक होती है। इस प्रकार चालकता मापन से हम पायस के प्रकार की पहचान कर सकते हैं। अब पायस बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इमल्शन। पायस बनाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? पायसीकरण कहेंगे, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पायस बनाने के लिए एक द्रव की थोड़ी मात्रा को दूसरे द्रव की अधिक मात्रा में मिश्रित करके मिश्रण को कोलाइडी चक्की में से गुजारते हैं तो सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं तथा कुछ देर बाद वितरित प्रावस्था की बूंदें एकत्रित होकर पृथक सतह बना लेती है। अतः स्थायी पायस बनाने के लिए उसमें एक तीसरा पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं जिसे हम पायसी कारक यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। प्रोटीन, गोंद, जिलेटिन, साबुन, अपमार्जक आदि जो है पायसी कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब पायसी कारक का कार्य क्या है? पायसी कारक पदार्थ जो है एक द्रव की तुलना में दूसरे द्रव में अधिक विलयशील होते हैं। जिस द्रव में वह कम विलय होता है उस द्रव की बूंदों के चारों ओर एक वो जो है प्रोटेक्टिव लेयर अर्थात सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे वह एक दूसरे से के साथ मिलकर द्रव की सतह के रूप में पृथक नहीं हो पाते हैं। जैसे उदासीन साबुन जैतून के तेल की तुलना में जल में अधिक विलयशील होता है, इसलिए वह तेल की बूंदों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेगा। पायसी कारक पदार्थ दोनों द्रवों में तो अविलेय होता है, लेकिन वह किसी एक द्रव द्वारा अधिक आर्द्र रहता है। जैसे काजल के कण जल की तुलना में केरोसिन से अधिक आर्द्र रहते हैं, अतः इसे तेल में जल पायस बनाने में पायसी कारक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। पहली प्रॉपर्टी है पायसों का विभंजन, ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन। इसको हम विपायसीकरण भी कहते हैं या डी इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों द्रवों को सतह को पृथक करने की क्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। यह पायसीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। पायस को गर्म करने, ठंडा करने तथा अपकेंद्रण या हिलाने पर विपायसीकरण हो जाता है। जैसे दही को मथनी में मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की क्रिया जो है वह विपायसीकरण का एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है। दूसरा है डाइल्यूशन, तनुकरण। पायस में वितरण माध्यम मिलाकर तनुकरण किया जाता है, लेकिन वितरित प्रावस्था मिश्रित करने पर उसकी पृथक सतह बन जाती है। इसके आधार पर पायस के प्रकार को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ठोसों में द्रव कोलाइडी विलयन अर्थात जेल। वे विलयन कोलाइडी तंत्र जिनमें ठोस पदार्थ वितरण माध्यम तथा द्रव वितरित प्रावस्था के रूप में होते हैं जेल कहलाते हैं। जेल क्या होते हैं? जिनमें वितरण माध्यम तो ठोस होगा लेकिन वितरित प्रावस्था क्या होगी? द्रव होगा।
इस प्रकार जेल में द्रव प्रावस्था ठोस वितरण माध्यम में वितरित रहती है। इस प्रकार जेल में द्रव प्रावस्था ठोस माध्यम में वितरित रहती है। ये जेली के समान अर्थात ठोस होते हैं, जैसे कि दही, जेली आदि। बूट पॉलिश। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। जेल दो प्रकार की होती है, पहली इलास्टिक जेल और दूसरी नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। इस प्रकार थोड़ा सा बल लगाने पर यह अपनी आकृति बदल लेते हैं तथा बल हटाने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, जिलेटिन, फलों के जैम, जेली आदि जो है वो क्या है, इलास्टिक जेल के उदाहरण हैं। और अप्रत्यास्थ जेल, इस प्रकार के जेल में प्रत्यास्था का गुण नहीं पाया जाता तथा वे कठोर एवं दृढ़ होते हैं, जैसे सिलिका जेल। एक रासायनिक निश्चित क्रियाओं के द्वारा निर्मित होती हैं तथा इसमें रासायनिक बंध द्वारा एक जाल युक्त संरचना बनी होती है। अब जेल को बनाने की विधि। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल। पर्याप्त सांद्रता वाले सॉल को ठंडा करके पहली विधि है। जब 5% जिलेटिन के गर्म सॉल को एक पात्र में लेकर ठंडा करते हैं तो एक अर्ध ठोस पदार्थ हमें प्राप्त होता है जो जेल है। सॉल जेल संक्रमण की इस क्रिया को जीलेशन कहते हैं तथा इस क्रिया को ठंडा होकर जिलेटिन के अणु पास आकर लंबी धागे नुमा श्रृंखला निर्मित करते हैं। ये श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर ठोस ढांचा निर्मित करती तथा वितरण माध्यम में अणु ढांचे की गुफाओं में फंस जाता है, अतः एक जेल प्रकार से बन जाता है। दूसरा है डबल डिकम्पोजिशन। इस विधि द्वारा जल विरोधी जेल बनाए जाते हैं, जैसे सैलिसिलिक अम्ल तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस विधि से बनाए जाते हैं। जिसे सिलिका जेल को बनाने के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में मिलाते हैं तो जल योजित सैलिसिलिक अम्ल का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो ट्रखा रखने पर जेल के रूप में जम जाता है। अब जेलों के गुण। पहली है हाइड्रेशन। पूर्ण रूप से निर्जलीकृत प्रत्यास्थ जेल पानी के योग द्वारा पुनः प्राप्त हो जाती है, जबकि जल रहित अप्रत्यास्थ जेल को पानी के योग द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ जेलों में विभेद करते हैं। जेल का अंतःशोषण या फूलन। कुछ जेल जब द्रव में रखे जाते हैं तो वे काफी मात्रा में द्रव का अवशोषण करके बहुत अधिक फूल जाते हैं। इस घटना को अंतःशोषण या फूलना कहते हैं। प्रत्यास्थ जेल यह गुण दर्शाते हैं, अप्रत्यास्थ जेल में यह गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा है संकोच पार्थक्य, सिनेडसिस। कुछ जेल रखे रहने पर संकुचित हो जाते हैं और उनमें भरा द्रव स्वतः ही बाहर निकल जाता है। जेल के इस गुण को संकोच पार्थक्य कहते हैं। प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ दोनों ही प्रकार के जेल यह वाला गुण प्रदर्शित करते हैं। अगली चीज है थिक्सोट्रॉफी। कुछ जेल रखे रहने पर अर्ध ठोस में बदल जाते हैं, लेकिन हिलाने पर पुनः द्रव सॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। जेल सॉल रूपांतरण की इस परिघटना को थिक्सोट्रॉफी यानी कि कंपानुवर्तिता कहते हैं। यह जो थिक्सोट्रॉफी है यह मेडिसिन में बहुत ही उपयोगी होती है। जेल के प्रकार। सिलिका जेल का उपयोग। एप्लीकेशंस ऑफ जेल यानी कि जेल के अनुप्रयोग। सिलिका जेल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। ठोस अल्कोहल जेल का उपयोग स्टोव में ईंधन के रूप में किया जाता है। और यदि जिलेटिन का प्रयोग जिलेटिन का प्रयोग जो है वो द्रव प्रयोगशाला में लिक्विड जंक्शन बनाने में भी करते हैं। अगली बात है कोलाइडों के अनुप्रयोग। कोलाइड हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। पहला फूड्स के रूप में बहुत से पदार्थ जो है हम खाते हैं, दूध, आइसक्रीम, फलों की जेली, ब्रेड, मक्खन, पनीर आदि। मेडिसिन के रूप में कोलाइडी पदार्थ जो है बहुत दवाई के रूप में भी काम में आते हैं, क्योंकि ये हमारे तंत्र द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। चांदी के कोलाइड यानी कि आर्जिरोल और प्राटरगोल का उपयोग आंखों के पलकों के रोगों के उपचार में किया जाता है। कोलाइडी स्वर्ण, कैल्शियम, आयरन आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोलाइडी गंधक का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग काला जार के उपचार में किया जाता है। अगला उपयोग जो है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पेयजल के रूप में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जो है अशुद्धियां पाई जाती है। धूल, मिट्टी, रेत के कण, इन कणों पर ऋणावेशित होता है।
अतः इनमें फिटकरी मिलाने पर फिटकरी से प्राप्त एल्यूमिनियम तथा पोटेशियम आयन ऋणावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करते हैं और स्कंदन कण पानी में नीचे बैठ जाएंगे तथा स्वच्छ जल में ऊपर रह जाएगा। आकाश का नीला दिखाई देना। वायुमंडल में धूल, मिट्टी व बर्फ के कोलाइडी कण वायु में वितरित अवस्था में रहते हैं। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये कोलाइडी कणों से टकराती है, जिसे कोलाइडी कण प्रकाश का अवशोषण करके नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसीलिए हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। कोलाइडों के और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि डेल्टा बनना। नदी के जल में धूल, मिट्टी व रेत के ऋणावेशित कोलाइडी कण पाए जाते हैं। जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो समुद्र के जल में घुले हुए विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि के धनायनों द्वारा उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हमें डेल्टा का निर्माण होता है। अगला उपयोग है ब्लड क्लोटिंग। रक्त की प्रकृति कोलाइडी होती है। इसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन वितरित प्रावस्था में पाया जाता है। यह ऋणावेशित होती है। चोट लगने पर रक्तस्राव होने लगता है। जब इस रक्तस्राव पर हम फिटकरी या कोई भी जो है अन्य धनावेशित पदार्थ लगाते हैं तो वह स्कंदन करके रक्त का स्राव बंद कर देता है और थक्का जम जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। धुआं ठोस कणों के रूप में होता है। ये कण ऋणावेशित होते हैं। धुएं को वायुमंडल में छोड़ने से पहले उसका कॉन्ट्रेल अवक्षेपक में उपचार करते हैं। कॉन्ट्रेवल अवक्षेपक में उच्च विभव युक्त धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं के अवशोषित कोलाइडी कण इन इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित होकर उदासीन हो जाते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार धुआं रहित गैसें चिमनी से बाहर निकलती है। उसका यहाँ पर ये चित्र हमने दिखा रखा है। अगला है टैनिंग। टैनिंग जो है, चमड़े के धनावेशित प्रोटीन के कोलाइडी कण होते हैं। जब चमड़े को टैनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के धनावेशित कोलाइडी कण टैनिन के ऋणावेशित कणों द्वारा उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं और इससे चमड़ा कठोर हो जाता है तथा कठोर चर्म का उपयोग हम करते हैं। इससे कि इस क्रिया को टैनिंग कहते हैं, अर्थात चर्म शोधन कहते हैं। वाहित मल का उपचार, साबुन का अपमार्जन कार्य आदि भी जो है कोलाइडों के अन्य उपयोग हैं। थैंक यू।